जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बता दूँ कि आप सभी पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इसके लिए आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आइए आज हमारा यह हड़प्पा सभ्यता का यानी कि 12th का जो आपका हिस्ट्री चल रहा है, इसका पार्ट होगा 2। तो देखिए पार्ट 1 यह है और यह पार्ट 1 आपको यहाँ तक कल जो है ना हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना? यह जो है ना पूरा किताब का निचोड़ है, ठीक है ना? और 1-2 वीडियो बन सकता है, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएँगे। तो आपके लिए ना यह चैनल बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अब कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आप सभी थंबनेल में पढ़े हैं, कोचिंग जाने का आवश्यकता नहीं है। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए तब आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में कितना रहस्य है। ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए यह मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 बन गया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है पार्ट 2 का। ठीक है? हाँ, एक बात और, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, भेज-भेज के, ठीक है ना? आगे समझ में? चलिए, क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है अगला कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। यानी कि चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा टीला, जो ऊंचा नीचा जगह था ना, टिलकवा था, टिल्ला था, ठीक है ना, उसका सबसे पहले खोज जो है ना किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। कब क्या था? 1826 में क्या था, राइट? अगला है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन, है ना, बिछाने के दौरान, रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में, जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था, लेकिन लाहौर, कराची से लेकर लाहौर के बीच जो रेल लाइन बिछाने का जो काम किया जा रहा था ना, यह आपका 1856 में किया जा रहा था। तो उसमें खुदाई करना पड़ता, जमीन को खोदना पड़ता था, ठीक है ना? तो खुदाई के क्रम में जो है ना जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। किसको किसको मिले थे? जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। यह कौन थे? यह अंग्रेज थे दोनों। चलिए अगला है कि 1877 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई की पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो जनरल कनिंघम को हड़प्पा की कुछ पुरानी वस्तुएं कब प्राप्त हुई थी? तो 1873 में हुई थी, राइट? अगला है 1912 में जे ऑफ फलिट महोदय ने पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जे एफ फलिट महोदय ने पुराने वस्तुओं पर, पुरावस्तु का मतलब क्या होता है? पुरानी वस्तु में, पुराने वस्तुओं पर लेख कब लिखा था? तो आपका आ जाएगा आंसर 1912 में लिखा था। किसने लिखा था? तो जे एफ फलिट महोदय ने लिखा था, पुरानी वस्तुओं पर लेख लिखा था, ठीक है? अगला है कनिंघम एवं फलिट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। कौन कौन असमर्थ हो गया, फेल हो गया? देखिए फेल होने का वजह क्या है कि जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का जो लेख था, जो वो ऐसा लेख था ना, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। कुछ लिखा रहेगा विशेष बात, तो उसको पढ़ पढ़ के आदमी समझ सकता है, लेकिन ऐसे खाली वस्तु मिलता है, उसे कितना प्रमाणित निकाल सकता है? लास्ट में जो है ना, ये जो बेचारा था कनिंघम महोदय और फलिट महोदय, दोनों ने हार मान के छोड़ दिया, हमसे नहीं सब पड़ेगा भाई। तो हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन वो सही से नहीं कर पाए। कौन कौन? कनिंघम महोदय और फलिट महोदय ने, ठीक है? अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज अच्छी तरह से किसने कर लिया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी राय बहादुर दयाराम साहनी को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने क्या था, कब क्या था?
तो 1922 में किया था। ठीक है ना, याद रहेगा ना कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने किया। कब किया, तो 1922 में किया। ये सब क्वेश्चन है, एकदम जानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़खाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो कहाँ में था, वह पाकिस्तान प्रांत में पड़ता था। और पाकिस्तान में एक जिला था कि उसका नाम था लड़काना जिला था। उसी में सिंधु नदी के किनारे में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। इसलिए कहा जाता है ना, लगभग सभ्यता का खोज जो है ना, लगभग सभ्यता जो है जन्म लिया है वह सिंधु घाटी के निकट में। चलिए अगला है, पीगढ़ महोदय ने, किसने, पीगढ़ महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। किसने, क्वेश्चन पूछेगा कि किसने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को बताया था। किसने, तो पीगढ़ महोदय ने। पीगढ़ महोदय ने हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की राजधानी, जुड़वा राजधानी बताया गया था। ठीक है ना, उसने बताया था। अगला आते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो ना हड़प्पा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो है ना मोहनजोदड़ो है। ठीक है ना, इस तरह से है, एक ही क्षेत्र में है लेकिन दूरी पर है। कितना दूरी पर है, तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का दूरी कितना है, 670 किलोमीटर, याद रखना है ना। अगला है रंगनाथ राव महोदय। कौन, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना था, 1600 किलोमीटर था। किसके अनुसार से, रंगनाथ राम महोदय ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व पश्चिम से दूरी जो है उसका 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से जो दक्षिण है दूरी वह कितना है आपका 1100 किलोमीटर है। ऐसा किसने बताया था, तो रंगनाथ राव महोदय ने बताया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जगह जो है वह त्रिभुज ऐसा जगह है। कैसा है, त्रिभुजाकार जगह है। जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, वहां पे आपको डायग्राम भी बताएंगे, पुराने पुराने वस्तुओं को भी आप सभी को हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगला है हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम से बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ में वह विस्तृत है। कौन, हड़प्पा सभ्यता, उसका चौधरी बताया गया, मतलब उस क्षेत्र वह किधर से कितना फैला हुआ है। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना बड़ा है। याद रहेगा ना, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह मिस्र से 20 गुना है। और मिस्र से और मोसोपोटामिया दोनों से, यानी कि मिस्र और मोसोपोटामिया दोनों से मिलाकर जो है ना वह जो है ना 12 गुना अधिक बड़ा हो जाता है। केवल मिस्र से बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता 20 गुना बड़ा है। अगर मिस्र और मोसोपोटामिया दोनों मिलाकर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता दोनों से 12 गुना क्षेत्रफल में क्या है, अधिक है। अगला है कि कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, कितना जीवन काल उसका है और कितना दिन वह चल सकता है, इन सभी का पता जो है ना हम लोग कार्बन 14 विधि से ही ज्ञात करते हैं। तो कार्बन 14 विधि क्या है कि बोला तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि मतलब यह कौन वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय का है और कितना चल सकता है, उसका कार्यकाल क्या है, वो जो तिथि बताता है ना
उसी तिथि को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। चलिए चलिए, कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रासायनिक शास्त्री बी एफ कौन 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 है जी, बी एफ लीवी ने 1946 ईस्वी में की है। कौन? कार्बन 14 का खोज किसने किया था? अमेरिका का एक प्रख्यात केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री जन्मदाता जो थे, जन्मदाता नहीं बल्कि केमिस्ट्री ज्यादा जानकार जो थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्री कहते हैं, उन्होंने 1946 में कार्बन 14 विधि का खोज किया था। कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन 14 विधि के अनुसार से किसी भी जीवित वस्तु में, जीवित प्राणी में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कौन? जो लिविंग होगा। लिविंग का मतलब हो गया जो जीवित होगा। चलिए अगला है कि मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 14 स्थिर रहता है। जब आदमी मृत्यु होगा, जब आदमी का विनाश होगा, जब भी आदमी बोले या फिर कोई वस्तु बोले जो विनाश होगा, सजीव से निर्जीव होगा वह, उसमें कार्बन 12 क्या होता है, क्षय नहीं होता है, कार्बन 12 स्थिर रहता है। लेकिन जबकि कार्बन 14 की बात करेंगे, कार्बन 14 का नियंत्रण नियंत्रण यहाँ पे आपका निरंतर हो जाएगा, ठीक है ना, निरंतर हो जाएगा। इसका मतलब है लगातार क्षय होने लगता है। याद रखिएगा कि जब विनाश की अवस्था होती है, जब आदमी मृत्यु होते हैं, कोई जीवित पशु पक्षी जो मरते हैं, आदमी मरते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा कार्बन 12 जो है वह स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, आस्ते आस्ते खत्म होते चले जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 जितना कम होगा वह वस्तु उतना ही पुराना होगा। अगला है, पदार्थों में कार्बन 14 क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। याद रहेगा ना, पदार्थों में कार्बन 14 क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो क्या बोले, बहुत मजेदार लगेगा आपको पढ़ने, बहुत ही मजा लगेगा पढ़ने में। आपका जो यह हिस्ट्री है, यानी आपका जो ये जो 12th का जो जितना भी पेपर है ना, बड़ी मजा लगता है पढ़ने में। एकदम आराम से एकदम बने रहिएगा सभी लोग। अगर आपके पास संभव हो सकेगा तो अगर टाइम मिलेगा तो आपसे मेरा नोट्स को आप भी फॉलो कर लीजिएगा। मतलब जो नोट्स है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ना, अब इसका जो है ना कॉपी में लिख लीजिए। इतना मेहनत कर लीजिएगा ना, जरूर जो है ना रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे शहर थे। पहला शहर हमारा आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जब वैज्ञानिकों लोगों ने पहुंचा तो मोहनजोदड़ो में जब खनन किया तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शहर नहीं है, शब्द है, यहाँ पे हो जाएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी कि सिंधी भाषा का शब्द है यह कौन? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का मतलब हुआ, ठीक है ना, जिसको अपना समान अर्थ में बोलेंगे, मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए जो कब्र गढ़ा सब होता है ना, वह टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, है ना। मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र था ना, उसके आसपास की जो भूमिया थी ना, बड़ी उपजाऊ थी। और स्पष्ट जाहिर सी बात है, जहां पर कि मुर्दा वगैरह गाड़ा जाता है ना, उसका आसपास का दिखेगा भूमि ना, बड़ी उपजाऊ होता है, घास सब पनप जाता है और टिलकवा सब हो जाता है। वही जो ना मृतकों का, यानी कि मरे हुए लोगों का टीला कहा जाता था। कौन? मोहनजोदड़ो। इसे सिंध बाग कहा जाता था, ठीक है, इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहां से 1398, कहां से? मोहनजोदड़ो से 1398 मुहरे पुजारी का सिर, मतलब माथा, ठीक है, मोम के
क्या है? सांचे, कांस की नर्तकी, कांस मतलब कांसा का बर्तन का नर्तकी, सभागार, सभागार, शिप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, ये सब कहाँ में मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। पानी का जहाज कहाँ में मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल कहाँ में मिला था? मुंडा मिला था हाथी का, कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। शिलाजित गाड़ी के पहिए, शिलाजित हो गया मतलब पत्थर का जो गाड़ी का पहिया होता है ना, कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। मोसोपोटामिया की मोहरे, तो मोसोपोटामिया की मोहरे कहाँ में मिला था? तो वही मोहनजोदड़ो में मिला था। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले बुढ़वा का जो है ना मूर्ति मतलब प्रतिमा कहाँ में मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। हाथी दांत की तराजू, हाथी का दांत का ना तराजू बनाया जाता था, तो हाथी दांत का तराजू कहाँ में मिला था? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है। पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये सभी वस्तुएं कहाँ पे मिली है? सब मोहनजोदड़ो में मिला है। यदि आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से एक चीज, अगर बात करेंगे क्वेश्चन का, और आपसे पूछेगा बताइए कि ये पानी, पानी का जहाज कहाँ पे मिला है? तो बोलेगा कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में मिला है ना। बोलेगा कि आपसे पूछेगा बताइए तो कांस की, कांस की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस की नर्तकी कहाँ में मिली है? कहाँ में मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है ना। ये सभी चीज मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का क्या? कबरगढ़ा, टीला होता है। और अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी वो कैसी थी, तो मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमिया थी ना, भूमि मतलब जमीन जो था भाई, बड़ी ही उपजाऊ थी। क्या थी? बड़ी उपजाऊ थी एकदम, फसल सब जो है ना अच्छा लगता, मतलब अच्छा उग जाता था वहां पे, एकदम खाद ऐसा हो गया था ना। अगर आपसे पूछेगा बताइए सूती कपड़े का अवशेष, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आपका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो वो सब आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना। सूती कपड़े का अवशेष कहाँ में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भाई मेरे शेर कि गुरु जी सभागार, देखिए ध्यान से, सभागार शिप का पैमाना कहाँ में मिला है? यह भी आपका मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है। चलिए, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कि आपको जो हम पढ़ाते हैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, और विश्वास रखिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो क्वेश्चन आंसर जो भी है वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना। तो आप सभी जो है ना एक अपना नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें सारा वीडियो से देख देख के आप सभी उतार लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। और बात करें अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए यह वीडियो ना क्या बोले बहुत ही हेल्पफुल होगा, जितना सोचे नहीं होंगे उससे अधिक होगा। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी है बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट की वजह से है। प्लीज आप सभी सपोर्ट करते रहिए मेरा। बाकी बात आप लोग के लिए हम मेहनत करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।